हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम आज करने वाले हैं हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें है बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन और टॉप मोस्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो किसको पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 6000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल की जो संस्कृति है उसमें कौन सा काल माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 में है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। किसको उत्तर वैदिक संस्कृति का काल मानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसको माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलिए बताना है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी में दिया है विद्वान। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। श्रेष्ठ या कुलीन को आर्य कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है आर्यों के बारे में कुछ कथन दिए हैं तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। हमें निगेटिव मैच करता हुआ देखना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि जो निगेटिव आया है आप उसी को मैच करते हुए आंसर देंगे। वे संस्कृत बोलने वाले थे तो ये बात पॉजिटिव है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और वे घुड़सवारी भी क्या करते थे तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। वे कई झुंड में भारत पहुँचे थे तो ये बात भी यहाँ पर सत्य है। वे कई झुंड में ही भारत पहुँचे थे, इसलिए ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। हमें आंसर नेगेटिव मैच करते देखना है तो यहाँ पर केवल ऑप्शन नंबर डी रह गया है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। वे नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर हमें यहाँ पर देखना था और ये नेगेटिव ही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यहाँ पर कुछ फसलें दी गई हैं और बताना है कि इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक लोग जो थे वो नहीं जानते थे। जो, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर गेहूँ के बारे में वो जानते थे, चावल के बारे में भी जानते थे और जौ के बारे में भी उनको ज्ञान था। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। वैदिक लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। हमें बताना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। कपिल हैं, उलूक कणद हैं। सी और डी ऑप्शंस देख लेते हैं। सी में दिया है अक्षपाद गौतम और डी में दिया है पतंजलि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कणद को बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, उलूक कणद। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 में दिया है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। बताना है मीमांसा के प्रतिपादक। ऑप्शंस देख लेते हैं। जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जैमिनी जो है ये मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो नंबर 8 में देख लेते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। बताना है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शंस दिए हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध या महावीर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बादरायण जो है ये वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। बताना है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। देख लेते हैं ऑप्शन। 7वां मंडल, बी में दिया है 8वां मंडल, सी में दिया है 9वां मंडल और डी में दिया है 10वां मंडल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऋग्वेद का सोम को 9वां मंडल जो है ये समर्पित है।
ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, नौवां मंडल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है संस्कारों की कुल कितनी संख्या है। तो कितने संस्कार जो है हिंदू धर्म में दिए जाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं 14, 15, 16 या ऑप्शन नंबर डी 18। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हिंदू धर्म में जो है कितने संस्कार दिए जाते हैं, 16 संस्कार हिंदू धर्म में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। 7 में देख लेते हैं क्या दिया है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण कौन कौन से होते हैं और उनमें कौन सा ऋण यहाँ पर शामिल नहीं है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है देव ऋण। तो वैदिक संस्कृति में देव ऋण को माना गया है, पितृ ऋण को भी माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है मातृ ऋण। इसका जिक्र वैदिक संस्कृति में नहीं है, इसको नहीं माना गया है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं ऋग्वेद में अघन्य बद योग्य नहीं, जिसका बध ना करे, जिसका बध न किया जाए, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, ब्राह्मण, गाय। ऑप्शन नंबर सी में देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है, स्त्री। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुरोहित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी गाय। ऋग्वेद में गाय को अघन्य माना गया है। अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, गाय को बद योग्य नहीं माना गया है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा जाता है। तो ऋतस्य गोप किसको कहा गया है, इंद्र, वरुण। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सूर्य और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर विष्णु। तो किसको कहा गया है, ऋतस्य गोप। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वरुण देवता को प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के कारण उनको क्या कहा गया है, ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो जल या समुद्र का देवता किसको माना जाता था वैदिक संस्कृति में, देख लेते हैं। ना सत्य अश्विन को माना जाता था, सूर्य। चलिए ऑप्शन सी और डी भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वरुण या मित्र को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया। तो उपक्रम किसको कहा गया, सूर्य को कहा गया, सवित्र को कहा गया। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में क्या दिया। नंबर सी में दिया है मित्र या विष्णु। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। विष्णु को उपक्रम कहा गया क्योंकि इन्होंने तीनों पगों में तीनों लोगों को माप लिया था। तो विष्णु जो है यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई बतानी है, कुल या कुटुंब। ऑप्शन नंबर बी में दिया है ग्राम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विष। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर जन। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई किसको माना जाता था, कुल या कुटुंब को वैदिक समाज की आधारभूत इकाई माना जाता था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऐसा कौन सा देवता था जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई, इंद्र, अग्नि। ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं। सी में दिया है यहाँ पर वरुण और डी में दिया है सूर्य। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इंद्र। इंद्र की स्तुति में क्या हुआ, 250 सूक्तों की रचना की गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 18। इस वेद में सभा को निर्दिष्ट अर्थात समूह वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया। तो किस में कहा गया, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद। तो किस में कहा गया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद में कहा गया। राइट आंसर है अर्थवेद, ऑप्शन नंबर डी। सभा को अर्थवेद में निरस्त कहा गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दे रखा है किसी रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। तो किस में किया गया, किस रचना में शामिल किया गया। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी रचना दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है मैत्रायणी संहिता, बी में दिया है जावाल उपनिषद और सी में दिया है शतपथ ब्राह्मण। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है छंदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था देख लेना है।
प्रजापति हैं, इंद्र हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विष्णु, या ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यहाँ पर रुद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट वाली क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम के लिए। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।